गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्त, एकदम बढ़िया। स्वस्थ ठीक है बिल्कुल आप लोगों का। आई होप कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आज फिर से हम लोग इस फिजिक्स की पाठशाला में स्टार्ट करते हैं अपना एक नया लेक्चर, जो कंसर्न है हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से। राइट, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है? देखो, आप लोग डेली लाइफ में भी देखते होंगे, कैपेसिटेंस को हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, जैसे फैन में लगा होता है ना। देखा होगा, फैन में व्हाइट व्हाइट सा गोल गोल सा होता है, जिसको हम इस टाइप का होता है, थोड़ा समथिंग इससे थोड़ा सा मोटा हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक। तो मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। मैंने बताया था आपके पोटेंशियल क्या है, दैट इज द लेवल ऑफ चार्ज और डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। राइट, तो जैसे आप आपका जो कंडक्टर है, इसको अगर कोई चार्ज आप प्रोवाइड करते हैं सपोज, यानी इसको इलेक्ट्रीफाइड करते हैं, तो किस लेवल तक आप इसको इलेक्ट्रीफाइड करते हैं, दैट लेवल इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल। यानी इफ द चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, देन इट्स पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। राइट, तो मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसके पोटेंशियल में भी इंक्रीमेंट होता है। तो मतलब ये हुआ कि भाई जो चार्ज आपने दिया किसी कंडक्टर को, राइट, उस चार्ज और उसके पोटेंशियल में जो एक रिलेशन होता है, वो कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली रिलेशन, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास? हम यहाँ एक कांस्टेंट हमेशा यूज करते हैं, और इस सिचुएशन में जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो होगा आपका C, यानी Q इज इक्वल टू CV। तो ये जो C है हमारा, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इस C को हम लोग यहां बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो C को हम क्या बोलेंगे यहां पर? कैपेसिटेंस। बेसिकली कैपेसिटेंस क्या है? Capacitance is the property of the conductor by virtue of which it can hold the charge or can store the energy। मैंने क्या बताया कि कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चार्ज को होल्ड करता है या एनर्जी को स्टोर करता है। और यू कैन से इन अनदर वर्ड्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज और टू स्टोर द एनर्जी। क्लियर है मेरी बात? जो डेली लाइफ में बेसिकली हमारे कैपेसिटर्स होते हैं, उसमें हमेशा दो प्लेट्स होती हैं। राइट, जो दो प्लेट्स होती हैं उसमें उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी फिल होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो उसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में स्टोर होती है। अलग से मैं एक अपना जो है लेक्चर दूंगा उस पर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पर। ठीक है, तो पूरा बड़ा एक लेक्चर होगा जिसमें मैं सारी इसकी बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। तो अब देखो, ये जो C आया हमारा यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसी C को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहां देखो, आप लोग Q को किस में मेजर करते हो? Q को मेजर करते हो कूलाम में, यानी चार्ज को कूलाम में, और V यानी वोल्ट में। तो इसका जो SI यूनिट हो गया वो क्या हो गया? कूलाम पर वोल्ट, जिसको हम बोलते हैं फैराड, FARAD। कुछ लोग इसको फैराड भी बोलते हैं, तो जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छा लगे, फैराड या फिर फैराड। राइट, तो इसका SI यूनिट हमारा क्या हो गया? SI यूनिट हो गया दिस। ये क्या है इसका? SI यूनिट, यानी कि फैराड या फिर फैराड। राइट, इसको यूजुअली हम लोग कैपिटल F से डिनोट करेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि भाई जो आपका C है, C इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हियर, which is known as the capacitance, and it tells us about the ability of the conductor to hold the charge or to store the charge or to store the potential energy। राइट, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालना चाहे, ठीक है, तो क्या निकालने हैं हमको? डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड। तो इफ C इज इक्वल टू 1 कूलम, राइट, मतलब यहाँ पे जो है हमारा Q, सॉरी, चार्ज अगर 1 कूलम हो और V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो उस केस में जो C आ जाएगा आपके पास वो क्या आएगा? 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 फैराड इज द एबिलिटी, या 1 फैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर which can hold 1 coulomb charge at 1 volt। तो लिख लो इसको, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। राइट, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड 1 कूलम चार्ज एट 1 वोल्ट। क्लियर?
बेसिकली क्या होता है, जो फैराड होता है ना काफ़ी लार्ज यूनिट होता है, तो इसलिए इसको हम जो है किसमें कन्वर्ट करते हैं, छोटे यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं। मीन्स जैसे माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड होता है हमारे पास 10⁻⁻6 फैरड। 1 नैनोफैरड ये होता है 10⁻⁹ फैरड। 1 पिकोफैरड होता है हमारा 10⁻12 फैरड, राइट। तो इस तरीके के छोटे छोटे यूनिट्स में हम इस फैरड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैं एक चीज और यहां बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि आपने अभी देखा कि जो C है, C क्या है हमारे पास, वो है Q/V। तो बेटा अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे, इस तरीके से एक ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन Q एंड V, तो मैं यहां दिखाता हूं आपको। ये आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, सपोज Q एंड V, ये V है, ये Q है, तो ये कैसी आएगी हमारी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी लाइक दिस, ठीक है। अब अगर यहां देखें आप, ये आप एक ने एक पॉइंट ले लिया, सपोज V1, ये ले लिया आपने V2, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे चार्जेस आए, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो आया आपका, अगर ये स्लोप है थीटा, तो ये भी थीटा होगा, राइट। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया, जैसे Q1 थी वैल्यू, सपोज ये Q2, ये V1, ये V2, तो ये हुआ डेल्टा V, राइट, ये डेल्टा Q, ओके। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डेल्टा V, और ये क्या है हमारे पास C। तो यानी जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटेंस। और ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, यानी जैसे जैसे आप चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ेगा, सो दैट Q/V ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? आई होप कि ये कैपेसिटेंस की बातें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। कोई डाउट आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर भेजना, ओके। चलिए अब मैं बताता हूं स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। देखो आप समझो, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। बेसिकली ये जो कंडक्टर है ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि इसके पास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्फेरिकल कंडक्टर, क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि जो कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर में यूजुअली 2 प्लेट्स रखी जाती हैं, पढ़ाऊंगा अलग से उसके प्रिंसिपल को। तो अब यहाँ चूंकि आइसोलेटेड है, इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना, तो पूछा जाता है कि भाई अगर हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें, तो स्फेरिकल कैपेसिटर, जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें दूसरी प्लेट कौन होती है, तो दूसरी प्लेट को या तो हम इन्फिनिटी पे सपोज करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है आपका, या फिर अर्थ को हम लोग जो है दूसरी प्लेट सपोज करके चलते हैं। तो मैंने क्या बताया, इफ देयर इज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट इट जस्ट एज ए कैपेसिटर, देन we represent the second plate of this spherical conductor as the earth, or the second plate lie at infinity. क्लियर? तो अब जैसे ये आपका एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इस आइसोलेटेड कंडक्टर की रेडियस सपोज r है, इसको आपने जो है पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया। आप जानते हैं जो कंडक्टर होता है, जब हम उसको कोई चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो सारा चार्ज उसके सरफेस पर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये यूनिफॉर्मली यहाँ पर स्प्रेड हो गया इसके सरफेस पर, जो Q चार्ज था, ठीक। Q चार्ज इस कंडक्टर के सरफेस पर होगा, इसके इनसाइड चार्ज नहीं होता है। बट यू नो दैट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सेम एज इनसाइड द कंडक्टर, यानी जितना इसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही इसके अंदर भी पोटेंशियल होता है कंडक्टर के। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो अब अगर ये Q चार्ज हमने इसको प्रोवाइड किया, हम इसका कैपेसिटेंस देखना चाहते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C इज इक्वल टू Q/V, इक्वेशन 1। अब बेसिकली हमको क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे V फाइंड करना होगा। तो V फाइंड करने के लिए देखो, जो स्फेरिकल कंडक्टर है आपका, उसका जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू कितना, Q/4πε0 1/r। तो जब ये वैल्यू यहां पुट करोगे आप, तो कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q/Q 4πε0r, Q से Q कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू 4πε0r। तो यानी हम क्या देख रहे हैं कि C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। और अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबसे
बड़ा साइज होता है अर्थ का, क्योंकि अर्थ के ऊपर लाई करे तो अर्थ का नेचुरल बड़ा साइज है, तो इसलिए अर्थ की जो कैपेसिटेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है। अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी होगी, उनका जो कैपेसिटेंस होगा, उन सबसे बड़ा होता है अर्थ का कैपेसिटेंस। दैट्स व्हाई अर्थ इज कंसिडर्ड एज द ओशियन ऑफ द चार्ज, मीन्स इसको आप जितना चार्ज चाहे उतना इसको दे सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट चार्ज एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत 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 लार्ज होती है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो ये तो बात थी स्फेरिकल कैपेसिटर की। अब यहाँ हमने क्या सपोज किया था कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसके आसपास चारों तरफ वैक्यूम है। अब अगर सपोज यहाँ वैक्यूम नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर समझो। इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम of dielectric constant कैपिटल के, ठीक है, तो उस केस में जो कैपेसिटी हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका, वो कितना आ जाएगा, CMM फॉर मीडियम 4 पाई एप्सिलॉन r। तो ये जो एप्सिलॉन है अब यहाँ पर वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बट यू नो दैट एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट k, या इस कैसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, क्योंकि एप्सिलॉन r किसके इक्वल होता है, k के इक्वल होता है। और एप्सिलॉन r को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट, ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, CM इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू r, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू k, तो यानी CM इक्वल टू k टाइम्स ऑफ c। तो यानी जब भी आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट करते हो, ठीक है, जो भी आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या किसी भी टाइप का आपका कैपेसिटर होता है, उसकी प्लेट्स के बीच में जब भी आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट करेंगे, तो इन दैट केस द कैपेसिटी विल इंक्रीज, और कितना इंक्रीज होगी, k टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। क्लियर है? तो यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पुट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी भी k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही रीजन है कि जो प्रैक्टिकल डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर से कंडेंसर जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सके। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब बात आती है इस पे न्यूमेरिकल की। इस पे मैं न्यूमेरिकल देता हूं, समझो ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास जो है कुछ स्फेरिकल, ये स्फेरिकल छोटी छोटी स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं ये, ठीक है, और हर ड्रॉप की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप इज r। छोटी छोटी जो ड्रॉप्स हैं ये, उनमें हर एक की रेडियस r है। नाउ दीज ड्रॉप्स combine and form a bigger drop। ये ड्रॉप्स आपस में कंबाइन होती हैं और एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं। देन फाइंड कैपेसिटी, या कैपेसिटेंस भी आप इसको कह सकते हो, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप। क्वेश्चन क्या था कि भाई देयर आर n, मैंने क्या बताया था, n ड्रॉप्स ऑफ रेडियस, ईच ऑफ रेडियस जो है स्मॉल r, यानी n ड्रॉप्स थी हमारे पास और हर एक की जो रेडियस है वो r है। तो ये सारी कंबाइन होती है और कंबाइन होकर एक बिग ड्रॉप बनाती है। तो हमें बिग ड्रॉप की जो है फाइंड करनी है कैपेसिटेंस। तो आओ देखो कैसे करेंगे। तो जब ये छोटी छोटी ड्रॉप्स जो है कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है, तो कंबाइन होने पे जो बिग ड्रॉप बनेगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो इन n ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, हमने बिगर ड्रॉप की रेडियस ले ली r, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप जो n ड्रॉप से मिलकर बना है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स, यानी n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप।
ये एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम है, इसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया n ड्रॉप्स का, और एक इसके इक्वल है बिगर ड्रॉप्स, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ चेंज नहीं होता है। तो इसलिए 4 पाई से ये कैंसिल हो गया आपका। सो कैपिटल R इक्वल टू आ गया कितना, n r टू द पावर 3 1/3। तो यानी ये आ जाएगा n टू द पावर 1/3 r। ये रेडियस आ गई। तो ये किसकी रेडियस आ गई, हमारी बिगर ड्रॉप की रेडियस आ गई। ओके, तो अब देखो यहाँ पर जो अभी फॉर्मूला मैंने निकाला था वो निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये थी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो अब देखो यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू ये है, जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू एन टू द पावर दिस। अगर हम कहें कि भाई ये जो आई इतना, ये एक छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल टू C नॉट एंड 1/3। यहाँ पे C नॉट क्या है, C नॉट हियर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ गया कि अगर एक छोटी छोटी एन ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी एन ड्रॉप बनाते हैं, तो उस केस में जो बड़ी ड्रॉप आई उसका जो कैपेसिटेंस आ गया वो कितना आ गया, दिस। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को इस पर, सेम ऐसा ही, वो आप लोग घर से ट्राई करना, लिखो क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन है 125 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, और ड्रॉप्स कैसी है, ये स्फेरिकल ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, लिक्विड्स, ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। तो सारी मिलके ये एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं। देन फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप। तो बिल्कुल सेम ऐसे करना है बेटा। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, HW। और अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बोलना, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करके भेजूंगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने क्वेश्चन समझाया था आप लोगों को। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका ESI यूनिट क्या होता है, 1 फैराड की डेफिनेशन क्या है, और इसका ग्राफ Q और V में कैसा आता है। फिर मैंने बताया आप लोगों को स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, इस पर न्यूमेरिकल कराए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, राइट। कल मैं आप लोगों को इस पर बेस्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक शीट, राइट, दोनों बताऊंगा ये, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।